हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा सेशन नंबर 59। पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 58 में दिए थे। तो प्रश्न यहाँ पर ARIIA रैंकिंग का पहला संस्करण कब जारी हुआ था? तो यह 2019 में जारी किया गया था। INA द्वारा बनाई गई पहली महिला टुकड़ी का नाम क्या था? झांसी की रानी इस टुकड़ी का नाम था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। भारत में पेंगोलिन की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो यहाँ पर 2 प्रजातियां पाई जाती है, भारतीय पेंगोलिन और चीनी पेंगोलिन। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है तथा यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह ओडिशा में है तथा इसे 1960 में स्थापित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी तथा यह कितने भाषाओं में दी जाती है? तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। यह 22+2 लैंग्वेजेस में दी जाती है। 22 भाषाएं वे भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में सूचित की गई है और 2 अन्य भाषाओं में यहाँ पर अंग्रेजी और राजस्थानी है। तो कुल मिलाकर के यह पुरस्कार 24 भाषाओं में दी जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत यहाँ पर जो राशि दी जाती है वो होता है यहाँ पर 11 लाख। दोस्तों, अब जो यहाँ पर हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे वे हैं यहाँ पर पढ़े भारत अभियान, एक राष्ट्र एक ग्रिड एक आवृत्ति, राष्ट्रीय ग्रिड सिस्टम, आयुष आहार योजना, निपुण भारत मिशन। इन 4 टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है यहाँ पर पढ़े भारत अभियान। तो यह क्या है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने पढ़े भारत का 100 दिवसीय पाठन अभियान शुरू किया है। 21 फरवरी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, को भी हमारे समाज की स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान के साथ एकीकृत किया गया है। यदि हम इस अभियान के बारे में बात करें तो यह अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है, ये जो कि स्थानीय मातृभाषा, क्षेत्रीय आदिवासी भाषा के बच्चों के लिए आयु उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के लिए आनंदपूर्वक पठन संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज़ादी के बाद से भारत में शिक्षा के ढांचे में केवल तीसरा बड़ा सुधार है। इससे पहले की 2 शिक्षा नीतियां लाई जा चुकी है। वे हैं यहाँ पर 1968 की शिक्षा नीति और 1986 की शिक्षा नीति। इसमें बाल वाटिका के कक्षा 8 तक के बच्चों पर फोकस किया गया है। इस अभियान को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के विज़न और लक्ष्यों के साथ भी जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राष्ट्रीय एवं उच्च स्तर पर, जिसमें राज्य स्तर शामिल हैं, के हितधारकों को यहाँ पर भागीदारी के रूप में शामिल करना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अगर हम बात करें तो इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को की गई थी, जिसे विश्व द्वारा 2000 से मनाया जाने लगा। यह दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा करने के लिए एक लंबे संघर्ष को याद करने के लिए मनाया जाता है और उसको यह याद दिलाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का विचार कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफ़ीकुल इस्लाम द्वारा सुझाया गया था। इन्होंने बांग्ला भाषा आंदोलन के दौरान ढाका में वर्ष 1952 में हुई हत्याओं को याद दिलाने के लिए इस तिथि को प्रस्तावित किया था। इस पहल का उद्देश्य विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना तथा मातृभाषाओं का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना इसके अंतर्गत शामिल है। संबंधित कानूनों की अगर हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है। यह गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को अधिक एकीकृत और समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाने हेतु वंचित वर्गों के बच्चों के लिए अपनी प्रवेश स्तर को सीटों में कम से कम 25% सीटों को अलग रखने का आदेश देता है। संबंधित अन्य सरकारी पहलों की बात करें जो कि शिक्षा को लेकर के चलाई जा रही है तो उसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री पोषण योजना, निपुण भारत मिशन, समग्र शिक्षा निष्ठा, ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दीक्षा, स्टडी वेब्स और एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स स्वयं, शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना स्पार्क, प्रज्ञाता दिशा निर्देश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो यहाँ पर एक राष्ट्र एक ग्रिड एक आवृत्ति, जो कि राष्ट्रीय ग्रिड सिस्टम के माध्यम से चलाई जा रही है। तो यह क्या है? तो हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी
को लॉन्च किया है, इसके संचालन की बात कही है और इसके संचालन का वर्षगांठ भी मनाया है। तो यह ग्रिड सिस्टम क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रिड सिस्टम के विकास की बात करें तो क्षेत्रीय आधार पर राष्ट्रीय ग्रिड प्रबंधन 60 के दशक में शुरू हुआ था। योजना और परिचालन उद्देश्यों के लिए भारतीय विद्युत प्रणाली को 5 क्षेत्रीय ग्रिडों में विभाजित किया गया है। 90 के दशक की शुरुआत में क्षेत्रीय ग्रिड के एकीकरण और एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की अवधारणा की गई थी। प्रारंभ में राज्य ग्रिड को एक क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के लिए आपस में जोड़ा गया था और भारत को 5 क्षेत्रों में विभक्त किया गया। उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र को यहाँ पर सीमांकित किया गया था। वर्ष 1991 में उत्तरी पूर्वी और पूर्वी ग्रिड को जोड़ दिया गया था। इसके अलावा वर्ष 2003 में पश्चिमी क्षेत्र के जो ग्रिड है उसको जोड़ दिया गया था। अगस्त 2006 में उत्तर और पूर्व ग्रिड आपस में जुड़े हुए थे, जिससे 4 क्षेत्रीय समकालीन रूप से जुड़े हुए थे और एक आवृत्ति पर एक केंद्रीय ग्रिड का संचालन कर रहे थे। 31 दिसंबर 2013 को दक्षिणी क्षेत्र को सेंट्रल ग्रिड से जोड़ दिया गया, जिसमें वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी हासिल की जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाते हैं, जैसे कि ग्रिड आवृत्ति जो हमेशा से 49.90 से लेकर के 50.05 हर्ट्ज बैंड्स के भीतर बनी रहे। यहाँ पर एक आवृत्ति होने से क्या महत्व होगा और क्या नुकसान होगा? तो अगर हम बात करें तो एक सुसंगत विद्युत आवृत्ति बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई आवृत्तियाँ एक दूसरे के साथ उपकरणों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसा अगर कर दिया जाए कि इन सभी की आवृत्ति एक कर दी जाए तो ये बिना नुकसान पहुंचाए भी कार्य कर सकेंगे आसानी से। राष्ट्रीय स्तर पर बिजली उपलब्ध कराते समय इससे गंभीर निहितार्थ होता है। राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता की अगर हम बात करें तो वर्तमान में देश में लगभग 1,12,250 मेगावाट की कुल अंतर क्षेत्रीय परिप्रेक्षण क्षमता है यहाँ पर, जिसे वर्ष 2022 तक बढ़ाकर लगभग 1,18,740 मेगावाट करने की उम्मीद है। एक राष्ट्र एक ग्रिड एक आवृत्ति से क्या लाभ होगा? मांग आपूर्ति का मिलान हो सकेगा यहाँ पर, जैसे कि सभी क्षेत्रीय ग्रिडों के समन्वय से संसाधन केंद्रीय क्षेत्रों में लोड केंद्रित क्षेत्रों में बिजली के हस्तांतरण द्वारा दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग में मदद मिलेगी। बिजली बाजार का विकास होगा। इसके अलावा एक जीवंत बिजली बाजार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे सभी क्षेत्रों में बिजली के व्यापार में सुविधा होगी। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है आयुष आहार योजना। तो आयुष आहार योजना जो है यह आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है और उसके अंतर्गत एक कैंटीन स्थापित की जाएगी जिसको आयुष आहार दिया गया है नाम। यदि हम यहाँ पर आयुष के अर्थ की बात करें तो स्वास्थ्य देखभाल और उपचार की पारंपरिक और गैर पारंपरिक प्रणालियाँ, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, योगा, रिक्पा और होम्योपैथी आदि शामिल है। भारतीय चिकित्सा पद्धति की सकारात्मक विशेषताएं अर्थात उनकी विविधता और लचीलापन, अभिगम्यता, सामर्थ्य आम जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा व्यापक स्वीकृति, तुलनात्मक रूप से कम लागत या बढ़ते आर्थिक मूल्य उन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनाने की काफ़ी संभावनाएं हैं, जिनकी हमारे लोगों के बड़े हिस्से को ज़रूरत होती है। इसके बाद यहाँ पर हम आयुष मंत्रालय के द्वारा कुछ पहल भी चलाए जाते हैं। तो उन पहलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है राष्ट्रीय आयुष मिशन। सरकार आयुष चिकित्सा प्रणाली के विकास और संवर्धन के लिए राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के माध्यम से मिशन की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है। सरकार ने इसे 2026 तक जारी रखने का फैसला किया है। आहार क्रांति मिशन है। इस मिशन के तहत यहाँ पर पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रति समर्पित है। ये आयुष क्षेत्र पर नए पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि आयुष क्षेत्र पर 5 नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। CTRI क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, RMIS रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सही जिसका नाम है यहाँ पर आयुर्वेद ऐतिहासिक छापों का प्रदर्शन, अमर जिसका नाम है यहाँ पर आयुष पांडुलिपियाँ उन्नत रिपोजिटरी और ई-मेधा इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका नाम है यहाँ पर चिकित्सा विरासत प्राधिकरण की इनकी शुरुआत की गई है पोर्टल की। ACCR पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप, आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल विभिन्न रोग स्थितियों के उपचार के लिए आयुष प्रणालियों की ताकत को चित्रित करने के लिए ये बनाया गया है। आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण यह चयनित आयुष हस्तक्षेपों की प्रभावकारिता के बारे में एक महत्वपूर्ण अध्ययन और प्रलेखन की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें आयुष के 64 और कप्सूरा कुदनीर दवाएं स्पर्शोन्मुख एवं हल्के के माध्यम से कोविड-19 के उपचारों में प्रबंधन शामिल किया जाएगा। यहाँ पर
अब यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है निपुण भारत मिशन। तो शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रावीण्यता के लिए यहाँ पर एक पहल की शुरुआत की जिसका नाम है निपुण। तो निपुण का पूरा नाम यहाँ पर नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य 3 से लेकर के 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है। निपुण भारत मिशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिस्सा है। इस नीति का उद्देश्य देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। इस नीति ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में लाया गया था उसको प्रतिस्थापित करेगा। ये इस योजना के यदि हम उद्देश्य की बात करें तो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना ताकि ग्रेड 3 का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। इस योजना के केंद्र बिंदु के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यह स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक शिक्षा की पहुंच प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता और छात्र एवं शिक्षक संसाधनों, शिक्षण प्रणाली, सामग्री का विकास तथा सीखने के परिणामों को लेकर प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखना इसके अंतर्गत शामिल है। इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा? तो यह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निपुण को भारत में कार्यान्वित किया जाएगा। समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर एक 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। समग्र शिक्षा कार्यक्रम 3 मौजूदा योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पूर्व विद्यालय से 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से सुनिश्चित करना है। निष्ठा की अगर हम बात करें स्कीम की तो निष्ठा के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक विशेष पैकेज NCERT द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष प्री प्राइमरी से प्राइमरी कक्षा तक के पढ़ाने वाले लगभग 25 लाख शिक्षकों को FLN का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी ऑफ न्यूमरेसी इनको दी जाएगी शिक्षा के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में। निष्ठा एक एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। पूर्व प्राथमिकता या बाल वाटिका कक्षाओं में क्रम से चरणवार लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। यहाँ पर इससे क्या अपेक्षित परिणाम आने की संभावनाएं हैं? तो प्राथमिक कौशल बच्चों को कक्षा में रखने में सक्षम बनाते हैं, जिससे बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को कम किया जा सकता है तथा इससे प्राथमिक से उच्च माध्यमिक व माध्यमिक चरणों में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर में कमी लाई जा सके। गतिविधि आधारित लर्निंग और सीखने के अनुकूल माहौल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। खिलौना आधारित और अनुभवात्मक लर्निंग जैसे अभिनव अध्यापन कला वर्ग कक्षा कार्य में इस्तेमाल की जाएगी, जिससे लर्निंग एवं आनंदमय और आकर्षण गतिविधि बनेगी। शिक्षकों का उच्च क्षमता निर्माण उन्हें सशक्त बनाता है और अध्यापन कला चुनने के लिए अधिक स्वायत्त प्रदान करता है। यहाँ पर शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास, साक्षरता व संख्यात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास, जीवन कौशल आदि जैसे परस्पर संबंधित और निर्भर विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर बच्चे का समग्र विकास किया जाएगा, जो कि उसके प्रगति कार्ड में परिलक्षित होगा। इस प्रकार बच्चे तेजी से सीखने की क्षमता हासिल करेंगे, जो कि उनकी शिक्षा के बाद के जीवन परिणामों का रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। चूँकि शिक्षा ग्रहण करने हेतु हर बच्चा प्रारंभिक ग्रेड में प्रवेश लेता है, इसलिए उस स्तर पर ध्यान देने से सामाजिक, आर्थिक व अलाभकारी समूह को भी लाभ होगा। इस प्रकार समाज तथा समावेशी गुणवत्ता शिक्षा तक एक अच्छी पहुंच बनाई जा सकेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं, इन 4 टॉपिक से संबंधित यहाँ पर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इन चारों टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुना है तो उन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय विद्युत प्रणाली को कितने ग्रिडों में बांटा गया है? सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक जारी रखने का फैसला लिया है? निपुण मिशन का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितने बार परिवर्तन किया गया है? इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये सारे वीडियोस यदि आप लोगों को लाभदायक साबित होते हैं तो आप इन्हें खुद देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।